आज हम बात करेंगे बाल बदलाव की। देश के गौरवशाली ऐतिहासिक और सांस्कृतिक का केंद्र रहा है बिहार, ये हम सभी जानते हैं। और यहाँ युवा की पॉपुलेशन है 1 करोड़ से ज्यादा। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बिहार को सालाना बजट 2,40,000 करोड़ अलॉट होता है, जिसमें से 39,000 करोड़ शिक्षा पर आवंटन किया जाता है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरने के बजाय सालों साल और बिगड़ गई है, तो इसी पे चर्चा करने आज हम सब यहाँ मौजूद है। आज हमारा पैनल डिस्कशन बिहार में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर आधारित है। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर.के. वर्मा। डॉक्टर आर.के. वर्मा पॉलिटिकल साइंस के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। उन्होंने 18 साल पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया है और पॉलिटिकल साइंस में काफी रिसर्च वर्क भी किया है। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड काफी पुस्तकें भी प्रकाशित की है। हमारे बीच है अद्विता सिन्हा, पटना वुमेन्स कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में काफी रिसर्च वर्क किया है। हमारे बीच है राजीव रंजन पटना वुमेन्स कॉलेज में साइंस के प्रोफेसर हैं। और हमारे बीच है गौतम सौरभ, जो पटना वुमेन्स कॉलेज में कॉमर्स के प्रोफेसर हैं और उन्होंने कॉमर्स में काफी रिसर्च वर्क किया। बिहार हमेशा से शिक्षा के मामले में बहुत नामी रहा है। यहाँ बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं जैसे कि नालंदा और विक्रमशिला। जब हमारा इतिहास इतना प्रभावशील था, तो हम कब और कैसे शिक्षा वर्ग में इतने पीछे चले? 2 तरह की बातें इसमें हैं। एक तो गवर्नमेंट के लेवल पर जो पॉलिसी बनी वो, और दूसरा पब्लिक का, कम्युनिटी का रेस्पॉन्स हुआ। तो हम अगर बहुत पीछे नहीं जाए, कॉलोनियल पीरियड में नहीं जाए, तो आजादी के बाद भी देखें अगर, तो सरकार ने एक भी कोई कॉलेज खोला हो इसका कोई प्रमाण नहीं। आप बता दीजिए गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं बिहार में? 2 या 3 है। एक दूसरी बात है कि जो भी कॉलेजेस हैं कम्युनिटी में जो एजुकेशन लवर्स ने खोला और उसको सरकार ने टेक ओवर किया कंस्टिट्यूएंट के नाम पर। लेकिन इसमें एक विकृति ये आ गई कि जैसे ही गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाया कि प्राइवेट कॉलेजेस को टेक ओवर कर लें, तो मशरूम ग्रोथ हुआ प्राइवेट कॉलेजेस का टू एडजस्ट देयर वार्ड्स। जिन्होंने खोला उनके वार्ड्स को टीचर के रूप में एडजस्ट किया। दे इजिली बिकेम इम्पोर्टेंट क्लास इन द सोसाइटी। यहाँ तक कोई बुरी बात नहीं थी। कालांतर में क्या हुआ, ऑटोनॉमी के नाम पर जो यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी दी गई उसका मिसयूज हुआ। उसका नतीजा ये निकला कि ऑटोनॉमी वाज ग्रांटेड टू द यूनिवर्सिटीज टू डेवलप देम ऑक्सफोर्ड ऑफ बिहार, बट दे डिग्रेडेड देम एज अ प्राइमरी स्कूल। पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा हावी हो गया। एक ये ओवरऑल पिक्चर है। उसमें फिर दूसरी बात मैं आता हूँ कि जब सरकार ने भार उठा लिया सब पर, सभी कॉलेजेस का, तो उसकी गुणवत्ता के प्रति चिंतित नहीं रहे। गुणवत्ता से मेरा मतलब ये है फेचिंग मार्क्स इन एग्जामिनेशंस गुणवत्ता नहीं है। नीड बेस्ड एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, स्किल बेस्ड एजुकेशन। आज के ग्लोबलाइजेशन के एज में स्किल बेस्ड होना जरूरी है। मेरा ये नहीं कहना है कि जो थ्योरेटिकल और फिलोसफिकल पार्ट है उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जो भी स्किल बेस्ड एजुकेशन है उसकी जड़ें वही हैं फिलोसफी में। अगर यू डोंट नो द पॉलिटिकल साइंस, यू कैनॉट डेवलप एनी पॉलिटिकल आइडिया और स्कीम। पिछले 20-25 सालों में जो गड़बड़ियां उत्पन्न हुई वो ये कि स्टिपुलेटेड स्ट्रेंथ से कम टीचर्स रहे, पॉपुलेशन बढ़ा, स्टूडेंट्स बढ़े और टीचर्स कम हो गए। स्टिपुलेटेड स्ट्रेंथ ही कम हो गया। उसके बाद जो स्टिपुलेटेड स्ट्रेंथ था उस पर एक्चुअल फंक्शनल टीचर्स उससे भी ज्यादा हो गए। तो हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड टीचर स्टूडेंट रेशियो होना चाहिए 1:3, तो 1:103 है। बहुत सारे कॉलेजेस में 100 भी हैं, 80 भी हैं। मतलब वी डोंट हैव प्रॉपर स्टूडेंट टीचर रेशियो। अभी हमारा बिहार बदनाम है, खास करके हायर एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ये हायर एजुकेशन में बहुत पिछड़ा हुआ है। पैसे खर्च हो रहे हैं, सैलरी एंड वेजेस पर ज्यादा खर्च हो रहे हैं। अभी एक स्टडी आया, इसमें 2009 से 2019 तक के बिहार के यूनिवर्सिटीज से पब्लिश्ड स्टैंडर्ड रिसर्च पेपर्स का अध्ययन है। और आपको आश्चर्य होगा जान करके कि इन 10 सालों के पीरियड में 776 आर्टिकल्स पब्लिश हुए। इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में
77.6 आर्टिकल फ्रॉम इंटायर 10 स्टेट यूनिवर्सिटीज। आप ही समझिए कि अगर हम यूनिवर्सिटी वाइज भी लें तो पर ईयर 7.6 स्टैंडर्ड आर्टिकल्स पब्लिश किए हमारे सभी फैकल्टीज ने मिलकर, साइंस, आर्ट्स, केमिस्ट्री। थोड़ा और उसका एनालिसिस आगे जाइए तो उसमें 34% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का है। हमारे जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज हैं वो 66% ही हैं। पटना यूनिवर्सिटी इज सपोज टू बी द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन बिहार, इसका कंट्रीब्यूशन 4 to 5% है। तो आप ये देखिए कि 10 सालों में हमारा आउटपुट क्या है, माने वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग इवन द स्टैंडर्ड राइट अप, यानी हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हमारे टीचर्स मेहनत नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट को जो पॉलिसी लेती है गवर्नमेंट, उसमें शिक्षा कम होता है, शिक्षा प्रबंधन ज्यादा होता है। सैलरी दो, ट्रांसफर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हायर अथॉरिटीज, इससे क्वालिटी पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा सरकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक्सेसरीज के रूप में लेती है। अब जब देखिए कि इलेक्शंस आते हैं तो कॉलेजेस का कैंपस टेक ओवर होता है। They engage the campus for 3 years, 3 months continuously, at least 3 months. कॉलेज का पढ़ाई गड़बड़ रहता है। मैं आर्यन कॉलेज में था तो आपको आश्चर्य होगा कि मैंने उस कॉलेज में, मैं प्रोफेसर इंचार्ज था लाइब्रेरी का, तो एक बढ़िया लाइब्रेरी मैंने सेंट्रल लाइब्रेरी डेवलप किया जिसमें ई लाइब्रेरी भी था। एकाएक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ले लिया, टेक ओवर कर लिया इलेक्शन के लिए, एंड दे ruined the library, ruined, I am using the term ruined, क्योंकि उन्होंने किताब को जहां का तहां फेंक दिया, एक कमरे में बंद करके ईटा से जोड़ दिया, उसका रीडिंग रूम डैमेज कर दिया, और जब इलेक्शन खत्म हो गया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट टेक एनी स्टेप टू रिवाइव इट। तो इसलिए मैं कहता हूं कि उस इंस्टीट्यूशन को एक्सेसरीज लोग मानते हैं। दूसरा, इसमें एक और पॉलिटिकल इशू मैं कहने जा रहा हूं। कोई भी रेजिम हो, किसी भी पार्टी का रेजिम हो, दे आर कंसर्न्ड विद देयर इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स। कौन सा डिसीजन इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स को बढ़ाता है, सो दे प्रेफर दैट, दे डोंट प्रेफर दैट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए। इधर देखते हैं कड़ाई चल रही है, बायोमेट्रिक्स लगाओ, 5 घंटा रहो, लेकिन 5 घंटा करो क्या, इस पर कोई कड़ाई नहीं है। घंटा भर क्लास में पढ़ा के आए और घंटा पढ़ा के आ गए। We just reproduce the books in the classroom. If I am an honest teacher, I just reproduce the material that is written in the textbook. मैं एक टीचर के रूप में ओरिजिनल टेक्स्ट भी पढ़ना नहीं चाहता, और वो जो मैं ट्रांसफर करता हूँ that is एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। आजकल तो थोड़ा सा लघु, अति लघु और दीर्घ उत्तरीय हो गया है, नहीं तो इंटायर एजुकेशन इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज बिकेम द 10 क्वेश्चन आंसर एजुकेशन। क्योंकि सेशंस लेट हैं, आज एडमिशन लिया, 2 महीने के बाद उसको एग्जामिनेशन देना है, तो क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन उसको पढ़ाएंगे। अगर मैं बहुत ईमानदार हूँ, 10 क्वेश्चन आंसर एजुकेशन, तो बच्चे कुछ सीख ही नहीं पाते हैं। और जब पॉलिसी लेवल पर मैं आता हूँ तो देखता हूँ कि जो पढ़ाया जाता है वो होता नहीं दिखता है, और जो होता है उसको पढ़ाया नहीं जाता है। सरकार का क्या वो है, मतलब इन्वॉल्वमेंट क्या है आपके पढ़ाने के तरीके में, या कहाँ चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? सर की बहुत सारी बातों में मैं एक ऐड करना चाहूँगा। जैसे सर ने एक बात कहा कि एक्सेसरीज की तरह इस्तेमाल किया जाता है ना कॉलेजेस को, तो उसमें सर ने बोला कि रूम्स को टेक ओवर किया जाता है। रूम्स ही नहीं, जो हम लोग टीचर्स हैं उनको भी टेक ओवर किया जाता है। टीचर्स, स्टाफ, सब लोग उसमें हैम्पर होते हैं, और हमारे ऊपर पढ़ाने के साथ साथ, रिसर्च के साथ साथ इन सब चीज का भी प्रेशर होता है। हम लोग के साथ ये भी प्रेशर होता है कि सिलेबस को एनी हाउ बहुत कम टाइम फ्रेम में खत्म करना है। आप तो और यदि आप सिर्फ इन बातों पर ध्यान दें कि सिर्फ आप इतना ही पढ़ाएं, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए कभी रेडी नहीं कर सकते स्टूडेंट्स को। दूसरी बात कि जो कॉलेजेस में स्टूडेंट्स आते हैं, वो बच्चे जो बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो खासतौर पे स्टार्टिंग में ही वो निकल चुके होते हैं। जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, यदि आप साइंस के फील्ड में कहो, और
उसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास साइंस के स्टूडेंट्स आते हैं वो उतने क्रीम स्टूडेंट्स कई बार नहीं भी होते हैं। बहुत कम ही स्टूडेंट्स होते हैं बिहार में जिनका टारगेट ही होता है हायर एजुकेशन फाइनली स्टार्टिंग से ही। अधिकतर स्टूडेंट्स को इस तरह से ही घर में ट्रेन किया जाता है कि आपको प्रिपेयर होना है नीट और जेई के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हो सकते इस फील्ड में, आते हैं बट उनके नंबर्स काफी कम होते हैं। तो अब वैसे स्टूडेंट्स की ऑलरेडी बेस बहुत स्ट्रांग होती नहीं है और उन स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कराना, उसके लिए हमें एक ऐसा टाइम फ्रेम चाहिए होता है, काफी लंबा टाइम फ्रेम चाहिए होता है। आप कम समय में ये काम नहीं कर सकते ऐसे स्टूडेंट्स के साथ जो ऑलरेडी जिनका बेस काफी वीक है। अब पहला प्रेशर ये है कि आप पहले सिलेबस एनी हाउ कंप्लीट करवा दो। बहुत कम टाइम फ्रेम है जिसमें आप सिलेबस से ज्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं सकते। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में तो पहले ही वो पिछड़ गए, पहले से ही जो क्रीम स्टूडेंट्स थे वो निकल गए नीट और जेई में। ऊपर से जो स्टूडेंट्स आए वो ग्रेजुएशन लेवल पर है और उनको जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर नहीं करा रहे हो तो फ्यूचर उनका पहले ही हैम्पर्ड है। दूसरी बात, हायर एजुकेशन की बात करो तो अभी फिलहाल आप देखोगे कुछ स्कीम्स ऐसे आए हैं जिनकी वजह से बिहार अभी हाईएस्ट इनरोलमेंट करवा पाया है हायर एजुकेशन में, बट स्टूडेंट्स इनरोल तो हो रहे हैं बट वो आगे मूव नहीं कर रहे। उसका तो कारण पहले ही क्लियर है कि यदि आप देखो कि स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर यदि कॉलेज लेवल पर नहीं करा सकते तो वो मूव करेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको सीधा वो प्रिपेयर करा देते हैं, तो फिर तो वो कॉलेज में क्यों आएंगे। मेरी नजर में बिहार में जो शिक्षा को लेकर समस्या है वो कुछ ऐसा है ना कि इंटरकनेक्टेड और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का एक मिक्सचर है। तो जैसे आप समझिए एक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना जैसे, और यहाँ पे हर मधुमक्खी आपको एक अलग टाइप का डालने के लिए। मेरे हिसाब से 1960s के बाद एक ऐसा फेज आता है ना पूरे बिहार में एजुकेशन को लेकर के जो रिगर है वो खत्म हो गया। उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि यहाँ से आके बच्चा जो है यूपीएससी एग्जाम्स वगैरह वगैरह निकालेगा। तो शायद हमारे यहाँ पॉलिसी मेकिंग के लेवल पे अंग्रेजों के बनाए हुए कॉलेज या प्राइवेट लोगों के बनाए हुए कॉलेज वही कॉलेज थे जिनको बाद में मिला करके यूनिवर्सिटी बना दिया गया। सरकार ने अपनी तरफ से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं डाला और सरकार ने जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डाला भी तो उसको मेंटेन नहीं किया। जैसे मतलब इसका ऐसा हिसाब समझिए कि एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें, हम आधारभूत संरचना नहीं दे पा रहे हैं अपने विश्वविद्यालयों में, आधारभूत संरचना दे दी तो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, और मेंटेन अगर करने को है भी तो आपके पास मैन पावर की कमी। ये तीन तो इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाते हैं। इसके अलावा क्या आता है, ये हायर एजुकेशन लोअर एजुकेशन से लिंक कि अगर आप स्टूडेंट का 11th-12th में बेस नहीं बना, और बेस बनाएगा कौन, जो आपको सरकारी विद्यालय चल रहे हैं, सरकारी विद्यालयों से ही फिल्टर होके वो वहाँ आएंगे। उनमें एक अलग होड़ चल रही है, प्राइवेट स्कूल और सरकारी विद्यालयों में, वो एक अलग मामला है। बट प्राइवेट और सरकारी होने के बाद भी गुणवत्ता में शिक्षा की वो उस लेवल पे नहीं है कि उनको अंडर ग्रेजुएशन की तक कर। आप पॉलिटिकल साइंस की क्लास ले रहे हैं और आपको अगर ये बताना पड़ जाए कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन किस ईयर में आपको इम्प्लीमेंट हुआ था, तो आप सोचिए, ये अगर 12th के बच्चे को नहीं पता है, ठीक है, तो ये क्या मतलब इसमें जो एक ईमानदार फैकल्टी होगा वो क्या कर सकता है, उसको तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। इसके अलावा फिर है पॉलिसी मेकिंग लेवल पे। आई थिंक इंडिया में होलिस्टिकली दो गलतियां हैं। इंडिया में हम पहले हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बनाने चले गए, उस वक्त भी बिहार सो रहा था। फिर हायर एजुकेशन से फोकस जो है वो लोअर एजुकेशन पे गया, उस वक्त भी बिहार सो रहा था। और सिर्फ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ने का मतलब क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। और वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ किस रीजन से आप वो भी देखिए। जैसे एक शहर है बेलफास्ट, ठीक है, अब इस शहर के साथ क्या था कि छोटा सा शहर, छोटे से शहर में थोड़ा वोट की वजह से थोड़ा आना जाना था लोगों का। गवर्नमेंट ने वहां पे इन्वेस्ट कर करके सिर्फ यूनिवर्सिटीज बनाई जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड यूनिवर्सिटी, एआई, डेटा साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, यही पढ़ाएगा, जिससे कि आप जॉब सीधा पा सकें। तो उस वजह से वो एक एजुकेशन हब बन गया। पहले टेक्नोलॉजी के लिए बना, फिर बाकी कोर्सेज के लिए बना, और एजुकेशन हब बन के वहां की इकोनॉमी कहीं से कहीं पहुंच गई। ऐसा बहुत कुछ था जो बिहार में हम कर सकते थे, पर शायद हम सोते रहे। क्वालिटी के साथ क्या है, एक्सपोजर भी। और एक्सपोजर कैसे आता है, एक्सपोजर ऐसे आता है कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम करिए,
दिल्ली यूनिवर्सिटी में महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, अलग अलग स्टेट्स के, बिहार, यूपी, पंजाब, हर जगह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं अपने साथ अपना कल्चर, अपना थॉट प्रोसेस, अपनी शहरों की थिंकिंग, अपनी गाँवों की थिंकिंग लेकर के आ रहे हैं। वहाँ का एक्सपोजर लेवल बहुत ज़्यादा है। और आप उससे कंपेयर करें अपने बिहार में, तो यहाँ तो अपना स्टूडेंट बाहर जा रहा है, तो बाहर से आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो बाहर के साथ वो अपना जो नॉलेज और अपना कल्चर और अपना एक्सपोजर है वो नहीं आ रहा है। अब वो नहीं आ रहा है, वो एक तरफ है। दूसरा है कि बिहार में आई थिंक, अगर ये वर्ड यूज करना सही होगा, कॉलोनियल हैंगओवर। अभी भी हमारे यहाँ मैक्सिमम बच्चों को घर पे बचपन से ये सिखा दिया जाता है, बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल करके या तो क्लर्क बन जाओ, या बैंक पीओ बन जाओ, या आईएएस बन जाओ, या बीपीएससी क्लियर करो। और वो बच्चा फिर उसके बाद उस दौड़ में दौड़ पड़ता है, या तो इंजीनियर या डॉक्टर बन जाओ। ठीक। अब चक्कर क्या है कि वो उम्र होती है ना, जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको खुद से कुछ डिसाइड करना है, उसके अंदर वो इच्छा है कि हमको तुरंत जॉब पकड़ना है, और उसके लिए यहाँ का सामाजिक आर्थिक परिवेश जिम्मेदार है। बिहार में यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बट आप ये भी देखिए कि वो किस परिवेश से आते हैं। ठीक है, उनके घरों में उनके माँ बाप को बचपन से उनसे उम्मीद होती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के कोई ना कोई जॉब लेकर के मेरे पूरे खानदान का उद्धार करेगा। इन द सेंस के जो गरीबी और जो जिस तरीके की कंडीशन वो झेल रहे हैं, वो उससे ऊपर जाएगा। और ये प्रेशर अलग बच्चों को तोड़ देता है, और वो उनको कभी भी एकेडमिक्स की तरफ जाने नहीं देता, हमेशा जॉब्स की तरफ जाते हैं। तो जॉब और एकेडमिक्स दोनों के बीच में बैलेंस तो कर ही सकते हैं, बट वो बैलेंस नहीं हुआ। और करिकुलम वाइज भी मुझको लगता है कि बहुत सारी खामियां हैं। करिकुलम वाइज हम काफी यूनिवर्सिटीज में हम काफी कुछ ऐसा पढ़ा रहे हैं जिसका अब यूज नहीं है, रिडंडेंट हो गया, और फिर भी पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के टीचर को वही आता है। अब 5 घंटे टीचर कॉलेज में है, इसका तो प्रमाण आपके पास में भी हो, ठीक है, पर क्या वो क्लास गया? क्या वो लैब गया? क्या उसने बच्चों के ट्यूटोरियल्स दिए? ये कैसे प्रूव करो? तो ये जो बायोमेट्रिक आप कॉलेज के गेट पे, एंट्रेंस पे लगा रहे हो, उसको लगा करके अगर हम अपने घर जाके सोने चले जाए, कौन बेचेगा? ठीक है, वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। मतलब सब कुछ इतना इंटरकनेक्टेड है ना, जब उसको ध्यान से देखोगे, कि गरीबी भी इसमें आ जाती है, इसमें लोगों का माइंडसेट भी आ जाता है, करप्शन आ जाता है, नेपोटिज्म आ जाता है, एक तरीके की डायरकी भी चलती है बिहार में। तो हालांकि ये हर जगह है, और मैं अक्सर स्टेट के अंदर जो मैन पावर कम है उसके लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूँ। क्योंकि आप स्टेट देख लीजिए, हर जगह स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में फेलियर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, इन द सेंस उनकी इम्प्लीमेंटेशन में, उनमें करप्शन की प्रैक्टिसेस, उनका लेट होना, डिलेड होना बिहार में कुछ ज़्यादा है। उसकी वजह से नेपोटिज्म और पैरवी और पैसा वाला जो इंसान है वो सिस्टम में घुस रहा है, मेरिट वाला बाहर रह जाएगा। अब वो इंसान जाके क्या पढ़ाएगा बाद में? ठीक है, वो इंसान बाद में जाके उसको पढ़ाने से मतलब क्या है? उसको तो जॉब चाहिए था, जॉब मिल गया और आराम तलबी का जॉब। हमारा नेशनल डेटा को अगर हम कवर करें तो कहता है कि 16:1 का हमारा टीचर स्टूडेंट रेशियो होना चाहिए, बट अगर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो ये 39:1 का पाया जाता है। मतलब यह कि एक टीचर पर 39 स्टूडेंट्स। साथ ही साथ अगर हम बिहार में यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वी हैव 37 यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ हमारे यहाँ कॉलेज 1032 कॉलेजेस हैं, बट फिर भी अगर हम बात करें कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, तो वी आर नॉट प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इसके पीछे रीजंस बहुत सारे हैं। पहला रीजन यह है कि हमें एज अ मीन के तौर पर यूज किया जाता है। इलेक्शन है, हमें इलेक्शन ड्यूटी पे लगा दिया जाएगा, हमें शराब को पकड़ने की ड्यूटी पे लगा दिया जाएगा। तो बेसिकली जो क्वालिटी एजुकेशन एक टीचर दे सकता था वो उस क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड नहीं कर पाता। एजुकेशन सिस्टम में एक कमी यह भी देखी जा रही है, जो सिलेबस है हमारा, बेसिकली दैट डिपेंड अपॉन द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर। हम ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर पर बात कर रहे हैं। आज के समय में जहां हम एआई का यूज कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं, वहां पर हम जो मीन यूज कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए कर रहे हैं, जिसके कारण जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें स्टूडेंट को देना चाहिए वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। बिहार में एक कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रेन ड्रेन पॉलिसी। यहाँ के स्टूडेंट आफ्टर पासिंग 12th एग्जामिनेशन, उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें यहाँ पर नहीं पढ़ाई करनी, हमें मूव कर जाना है दूसरे जगह। इसके पीछे रीजन ये है कि उनको लगता है कि बाहर में उनको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सकता है, बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सकता है, जिसके कारण बिहार के स्टूडेंट बिहार में ना रहकर
बिहार से बाहर जाना पसंद करते हैं। और इसके पीछे का रीजन ये है कि हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करवा रहे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अभी एक डेटा आया है NIRF रैंकिंग का, जिसमें बिहार के एक भी कॉलेजेस को टॉप 100 की लिस्ट में नहीं रखा। दो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इसमें कि क्यों हमारा हायर एजुकेशन पुअर कंडीशन में है। दो कारण है। एक तो ये कि हमारी सरकारों ने या हमने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का काम नहीं किया, कॉलेज बिल्डिंग का काम किया। एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये काम नहीं किया। दूसरा, हमारा जो हायर एजुकेशन का सोर्स है वो पुख्ता नहीं है। अब जैसे हम तौलिया को साफ कर रहे हैं साबुन से और नलके से पानी, गंदा पानी आ रहा है, तो तौलिया कभी साफ नहीं होगा। हमारा प्राइमरी एजुकेशन, हमारा सेकेंडरी एजुकेशन बहुत बुरी हालत में है। बात बदलाव की एक पहल है बिहार की समस्याओं को मंच देने की, समाज को आईना दिखाने, समाज के ही काबिल लोगों के जरिए हम उनका नजरिया जानेंगे। सीरीज को जारी रखने के लिए आपका योगदान बहुमूल्य है। यदि आप किसी मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो चर्चा के लिए हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दें।